गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग करंट एसेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर छोड़ी थी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज़ द सब हेड ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का सब हेड है जिसके अंदर क्या आइटम आती हैं? बैलेंस विद बैंक, बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट्स ऑन हैंड। अगर बिजनेस के पास कोई भी चेक पड़े हैं या ड्राफ्ट पड़े हैं वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। कैश इन हैंड, बिजनेस में पड़ा कैश, एंड अदर इन द फॉर्म ऑफ कैश। ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल अनपेड डिविडेंड। अगर कोई स्पेसिफिक फंड आपने अलग से रखा हुआ है, ईयर मार्क होता है जो स्पेसिफिक किसी काम के लिए पैसा रखा गया है बैंक के अंदर। जैसे हमने जो डिविडेंड अनपेड है उसका अमाउंट अलग से रख दिया बैंक में, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है। बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी। कभी कभी हम एक मिनिमम अमाउंट बैंक को बोलते हैं कि आपके पास इतना रहेगा हमारे बिजनेस का फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक में वो पड़ा पैसा भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी। अगर आपका बैंक में कोई भी पैसा पड़ा है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर बिजनेस ने किसी को शॉर्ट पीरियड के लिए लोन या एडवांस दिया हुआ है विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स, और वो शॉर्ट पीरियड क्या है कि वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा जिसको आपने लोन दिया है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर। तो इस पीरियड के अंदर जब पैसा मिल जाता है तो हम उसे शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस कहते हैं। ठीक है। अदर करंट एसेट में क्या आता है? अदर करंट एसेट्स हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। अगर आपको कोई इनकम एक्रूड है वो भी हमारी अदर करंट एसेट है। डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड मिलना है। एडवांस टैक्सेस, एडवांस जितने भी टैक्स है वो भी हमारी अदर करंट एसेट है, क्योंकि अगर आपने कोई खर्चे एडवांस में पे कर रखे हैं तो बेसिकली वो अभी ड्यू नहीं हुए तो हमारी करंट एसेट्स हैं। ठीक है। तो ये था हमारा करंट एसेट्स के टाइप। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। यस, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। Contingent liabilities are those liabilities which may or may not arise। ये वो liabilities हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी, यानी पे करनी भी पड़ सकती हैं और नहीं भी, because they are dependent on a event happening in future। क्योंकि ये वो liabilities हैं जो भविष्य में किसी घटना के घटने पर arise हो भी सकती है और नहीं भी, पक्का नहीं है, तो इसलिए हम इसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। जो लायबिलिटी कंफर्म ही नहीं है, हो भी सकती है या नहीं भी, तो वो हम अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकते हैं? इसलिए ऐसी लायबिलिटीज़ को जिसके बारे में अनसर्टेनिटी है कि वो होगी भी या नहीं, इसे हम फुटनोट पर दिखाते हैं, अलग से बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है? एग्जाम्पल, अ क्लेम इज़ filed against the company in a consumer court by a customer। एक कस्टमर ने कंपनी के, तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कस्टमर ने कोर्ट केस करा। द कोर्ट में होल्ड द कंपनी एट फॉल्ट एंड में इम्पोज पेनल्टी। अब कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी को फॉल्टी डिक्लेयर करके उस पर कोई पेनल्टी दे सकती है। इट मे हैपन अदरवाइज ऑल्सो, या नहीं भी, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। वेदर द कंपनी हैज़ अ लायबिलिटी और नोट, कंपनी को लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है या नहीं, इज डिपेंडेंट ऑन कोर्ट ऑर्डर।
कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करता है। दस इट इज़ अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। इस प्रकार ये एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, आपको लिखना नहीं है कहीं में भी, ठीक है। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है, जो मे अराइज और मे नॉट, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आता है इसमें क्या क्या आता है, कंपनी के अंदर कौन कौन सी कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज ऑल्सो शोन एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड एक प्रपोजल है कि हम शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करें। अब ये कंफर्म नहीं है, जो एक्चुअल डिविडेंड है प्रपोज से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो अगर कोई कंपनी प्रपोज डिविडेंड रखती है तो वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, बिकॉज इट इज़ द सब्जेक्ट टू अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स हु मे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड, क्योंकि वो इससे कम भी कर सकते हैं या कह सकते हैं ज़्यादा दो, ठीक है। तो ये समझाने के लिए पॉइंट था, आपको एग्जाम में आएगा कि प्रपोज डिविडेंड क्या है। इट इज़ अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। Contingent liability is not recorded in the books of account but is disclosed in the notes to accounts for the information of the users. हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, अभी इसे केवल नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाता है ताकि यूजर्स, जो लोग हमारी कंपनी के साथ जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के आधार पर। इट इज़ टू बी क्लासीफाइड इनटू। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम डाला, ठीक है, और हमने इससे रिलेटेड कोई डेब्ट एक्नॉलेज नहीं किया अपनी बुक्स में, हमें पता भी नहीं है कि हमने किसी को पैसा देना है, लेकिन वो बंदा आके कहता है कि आपको मेरा पैसा देना है और मेरी कंपनी के ऊपर कोर्ट केस कर देता है, जबकि हमने कहीं एक्नॉलेज ही नहीं किया कि इस डेब्ट के बारे में पता ही नहीं है। और ऐसा कोई अगर क्लेम आता है तो ये फर्म कंपनी के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी होगी। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बीआर आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, सपोज उसका डेट जो भी था 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो बैंक को वो पैसा उतने महीने के बाद मिलता। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, लेकिन वो अभी पेमेंट के लिए ड्यू नहीं है, तो जब तक बैंक को वो पैसा नहीं मिल जाता तब तक कंपनी की नज़र में तो वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी बनी रहेगी ना, क्योंकि बाय चांस बैंक को वो पैसा नहीं देता है ड्रॉई, तो वो सारा पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा बैंक को। तो जब तक वो बैंक को पैसा नहीं मिल जाता, नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, तब तक कंपनी के हिसाब से बीआर डिस्काउंट कराना एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी बीआर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंड प्रपोज डिविडेंड, ये ऊपर भी आया था, ये सारी तीनों क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी। अदर क्लेम्स, कोई भी ऐसा क्लेम जो कंपनी पर किसी ने डाला पैसे के लिए, जिसके लिए फॉर विच द कंपनी इज कंटीजेंट लायबल, कंपनी को पैसा देना पड़ सकता है, ऐसी अगर कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, संभावना है, तो हम इसको नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ लिख देंगे, क्योंकि होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो इस तरह से ये 4 तरह की कंटीजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं। इसके साथ आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या चीज़ है? कमिटमेंट एक तरह का प्रॉमिस है जो कंपनी करती हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। तो वो जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी हमें बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाते, लेकिन हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। कमिटमेंट्स मीन फिनेंशियल कमिटमेंट, पैसे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉमिस किया है, ड्यू टू एक्टिविटीज एग्रीड टू बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इट इन फ्यूचर। फ्यूचर के लिए इन्होंने किन्हीं भी एक्टिविटीज को लेकर अगर कोई फिनेंशियल कमिटमेंट किया है, दे आर येट टू बी क्लासिफाइड इनटू, उसे भी हमें नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है। कैसे क्लासिफाई किया है? ये एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट्स एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। इनका कहना है कि
अगर फ्यूचर में कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई बैलेंस बचता है रेट्स बढ़ जाने की वजह से या किसी भी वजह से, तो अगर कंपनी कमिट करती है तो वो पैसा देना पड़ेगा। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, अभी आपने कॉल्ड अप पैसा होता है जो मांगा है, अनकॉल्ड जो नहीं मांगा है। अगर कंपनी ने शेयर्स के ऊपर कुछ अनकॉल्ड है अमाउंट लायबिलिटी का एंड द अदर इन्वेस्टमेंट या पार्टली पेड, तो वो भी हमारा कमिटमेंट में आएगा। अदर कमिटमेंट्स, अगर अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन को पढ़कर देखकर समझना होगा कि वो कोई फ्यूचर से रिलेटेड कमिटमेंट है जो पे करनी पड़ सकती है, तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, मेन एग्जाम में आपसे अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स पूछा जा सकता है या एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग करके पूछा जा सकता है। ये क्या है? दीज आर दी कमिटमेंट्स विच विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स नोट इन द बैलेंस शीट। तो ये था हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट से रिलेटेड था हमारा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्लास जितने भी इलिस्ट्रेशंस हैं उन्हें आप करोगे, समझोगे, जो भी डाउट्स होंगे फिर आप क्लास के अंदर डिस्कस करोगे। यस क्लास, फिनेंशियल स्टेटमेंट की सेकंड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनीज अकाउंट के अंदर इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके हिसाब से बनाई जाती है। फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिस्क्राइब्ड in the part 2 of schedule 3 of the Companies Act 2013 as follows। इसमें ये जो एक परफॉर्मा या फॉर्मेट है जिस तरह से ये बनाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, हमें इसी परफॉर्मेट से हर कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। ये कैसे बनाया जाता है? आपने यहाँ लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर के एंड में बनाया जा रहा है। यहाँ बड़ा कॉलम पर्टिकुलर्स का या नोट नंबर यानी नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी इनकी वर्किंग नोट होगी उसके नंबर्स लिखेंगे। फिगर फॉर द करंट ईयर, फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ लिखा है द कॉलम फॉर नोट नंबर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ, ये नोट नंबर क्यों प्रिस्क्राइब किए गए? फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस रेफरेंस, यानी चेक करने के लिए टू द नोट नंबर इन द नोट्स टू अकाउंट्स वेयर डिटेल ऑफ द लाइन आइटम इज गिवन। अब यहाँ पर तो हम सीधा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अदर इनकम लिख देते हैं, तो ये कहाँ से आया, क्या क्या किस किस से आया, उसका जो डिटेल है वो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में ही मिलता है। ठीक है क्लास, इस फॉर्मेट को भी जैसे बैलेंस शीट याद करते हैं, इसे भी आपको प्रॉपर याद करना पड़ेगा। सबसे पहले याद करें कि इसके अंदर हमारे रोमन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोमन्स हैं। ठीक है, 7 स्टेप है। पहला स्टेप है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है, देखो बेटा, जिस कंपनी का जो काम है उस काम से उसको जो आता है, सपोज कंपनी का काम शर्टें बेचना है तो शर्ट बेचने से जो सेल्स आएगी वो उसका रिवेन्यू है। कंपनी का काम है चावल बेचना, तो चावल बेचने से जो उसको सेल से पैसा आएगा वो रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या है? जो उसकी सेल से आता है। तो यहाँ जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। सपोज करो बैंक, अगर हम बोलें ये एक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बनाओ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो कोई सेल नहीं होती है, तो उसका रिवेन्यू कहाँ से आता है? उसका काम क्या है? लोगों को पैसा उधार देना और लोगों से पैसा लेना। जब वो उधार देता है तो उससे उसको क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। या वो दूसरी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है तो डिविडेंड आता है। तो एक फिनेंसिंग कंपनी के लिए, एक बैंकिंग कंपनी के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? इंटरेस्ट या डिविडेंड का रिसीव करना, जो उसके काम से पैसा आता है।
तो सबसे पहला रोमन है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, किसी भी कंपनी का क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न रखेंगे। फिर आता है अदर इनकम। अदर इनकम यानी उस कंपनी को उस काम के अलावा किस सोर्स से इनकम होती है, वो एक अदर इनकम कहलाती है। फिर थर्ड रोमन में हम करते हैं टोटल रिवेन्यू, यानी टोटल कितना उसको आया, रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2 का जो टोटल है उसे हम टोटल रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू क्या है, इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिखा जाता है और इसको डबल लाइन से क्रॉस कर दिया जाता है। राइट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर रिवेन्यू, अदर इनकम, और इन दोनों का टोटल कहलाता है टोटल रिवेन्यू। ये तो पहले 3 पार्ट हो गए हमारे। फिर इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है ये लंबा वाला, ये सारा हमारा एक्सपेंसेस का है। एक्सपेंसेस के अंदर पहले हम सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, फिर इन एक्सपेंसेस, क्योंकि बहुत सारे हैं, फिर इन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। तो आप देखिए एक टोटल आया 3rd नंबर पर, ये देखिए यहाँ ख़त्म। इसके बाद 4th नंबर की सारी आइटम्स का टोटल ये किया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, उसके आगे लिखा टोटल एक्सपेंसेस। और 5th नंबर हमें बताएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले का प्रॉफिट कैसे निकालोगे। ये जो टोटल रिवेन्यू आया यहाँ पर, इसमें से ये जो टोटल ऑफ एक्सपेंसेस है ये, यानी 3rd में से 4th माइनस करेंगे, तो आपने लिखा 3rd रोमन माइनस 4th रोमन, क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इस माइनस करके ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें से आप टैक्स माइनस कर देंगे, लेस टैक्स, तो आएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स। ये बिफोर टैक्स आएगा और ये आफ्टर टैक्स आएगा। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मेट याद करना होता है। राइट, यहाँ तक तो आपको याद हो गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, बिजनेस से हटकर इनकम, टोटल रिवेन्यू। अब आपको याद करना है एक्सपेंसेस, ये वाले एक्सपेंसेस को कैसे याद किया जाता है। इसको याद करने का तरीका है बेटा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एक कंपनी का काम है, कंपनी कपड़ा लेती है बाजार से, कपड़े की रेडीमेड शर्टें बनाती है और बेचती है, और कभी कभी कंपनी बनी बनाई शर्टें भी खरीदती है और फिर उसको बेचती है। ये कंपनी का काम है। तो कंपनी को कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ा, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या होंगे, अगर हम देखें, पहला एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है रॉ मटेरियल। यहाँ रॉ मटेरियल क्या आया, जैसे कपड़ा, मैंने कंपनी का एग्जांपल क्या लिया, शर्टें बनाने का, तो कितना कपड़ा यूज हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा यहाँ ये याद रखना, मटेरियल में रॉ मटेरियल आता है, ओपनिंग स्टॉक कितना था प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आपने और कितना खरीदा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें जैसे शुरू में हमने कहा मेरे पास 100 मीटर कपड़ा था, 500 मीटर और खरीदा तो 600 मीटर हो गया। अब मैंने बोला उसमें से 50 मीटर बच गया, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया, इसका मतलब 550 मीटर कंज्यूम हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी बना बनाया शर्ट भी खरीदती है और बेचती है। अगर उसने कुछ ऐसा स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है तो वो भी एक खर्चा है कंपनी के लिए। रॉ मटेरियल का ये आ गया, बने बनाए माल को खरीदा तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ गया, ठीक है, जिसकी ट्रेडिंग करनी है। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है कि इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक में क्या परिवर्तन आया। अगर बिजनेस में रॉ मटेरियल का स्टॉक का चेंज तो हमने यहाँ ले लिया, कभी कभी बिजनेस में फिनिश गुड्स का, बने हुए पक्के माल का, वर्क इन प्रोग्रेस आधा बना माल,
या स्टॉक इन ट्रेड जो है, आपने जो खरीदा है गुड्स बने बनाए, उनका भी स्टॉक अगर मार्केट में अगर बिजनेस में है तो उस चेंज इन इन्वेंट्री को भी लेना होगा, उसमें से कितनी यूज हो गई है। तो ये एक ही, दोनों लाइनें एक ही हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, किसकी चेंज इन इन्वेंट्री? फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की एंड स्टॉक इन ट्रेड की। इसको कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर इस चीज का है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो था कच्चा माल, पक्का माल, सारे माल से रिलेटेड खर्चे। अब आता है हमारे बिजनेस में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस जो कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। फिर आता है फिनेंस कोस्ट। फिनेंस कोस्ट अब आप अच्छे से समझ चुके हैं, जो पैसा हमने उधार लिया है उस पर अगर कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो फिनेंस कोस्ट है। फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। फिक्स एसेट में कमी आती है तो डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स में कमी आती है तो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर वो हैं तो वो लिखे जाते हैं। फिर आता है और भी अगर कोई अदर एक्सपेंसेस हैं तो ये इस तरह से सारे खर्चे, ये सीक्वेंस यही रहता है बेटा। इसी सीक्वेंस से आपको खर्चे याद करने और लिखने हैं। फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस का आ जाता है। फिर टोटल रिवेन्यू में से इस टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने यहाँ माइनस कर दिया ना फिनेंस कॉस्ट के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली ये तो एक फॉर्मेट है जो आपको याद करना है। अब इसके साथ साथ इसकी भी हर आइटम का डिटेल हमने पढ़ना है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो पहले आप इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू बेटा।